हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और टेंशन भी हो रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही अच्छे से। और कॉपी को अच्छे से पढ़ लो क्योंकि कॉपी से बाहर नहीं जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि कॉपी से ही क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ लेना है अच्छे से कॉपी के साथ साथ, और कॉपी को बार बार पढ़ लीजिए। अब नया चीज़ नहीं पढ़िए, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% क्वेश्चन सॉल्व होगा बिल्कुल। और 1 तारीख को पहला एग्ज़ाम मैथ्स ही है, तो मैथ्स का एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा एकदम। इसके लिए कोई ज़्यादा कुछ टफ पूछेगा भी नहीं, और अगर टफ भी पूछ लिया तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, अच्छा जाएगा ही। कॉपी में सब कुछ बताया गया है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सामने लिखा हुआ है 10 क्वेश्चन ये है, तो यहाँ 10 लिखा हुआ है लेकिन इससे 40-50 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अभी बता देते हैं हम, क्योंकि एक क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं कि अब ऑब्जेक्टिव बता देंगे, सिर्फ इससे रिलेटेड बातें भी है जो सब कुछ अभी यहाँ पे तुम लोगों को बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, कोई ज़्यादा ये नहीं लेना है और आराम से। यहाँ पे हम अभी फ़िलहाल 10 ही लिखे हुए हैं जिसमें फंक्शन और वेक्टर के बारे में बताना चाह रहे हैं हम, क्योंकि फंक्शन और वेक्टर से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेक्टर से तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, धीरे ही धीरे रहेगा वो, कोई ज़्यादा ये है नहीं टेंशन वाला बात। जैसे मान लो कि अब यहाँ देखो एक क्वेश्चन सामने हम लिख रहे हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा। क्वेश्चन पूछेगा log x का इंटीग्रेशन, मतलब बच्चा क्या गलती करेगा ये हम बता रहे हैं अभी फ़िलहाल। इन 10 क्वेश्चन पे नहीं जाना है। यहाँ पे log x का इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं हम, पूछा जा रहा है, बच्चा डिफ्रेंशिएशन समझ के मार देगा 1/x। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन, तो इस बात को हम क्लास में भी किए थे कि इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में बच्चा मिस्टेक कर जाता है। पूछ रहा है log x का इंटीग्रेशन और मार देगा वो खुश होकर के डिफ्रेंशिएशन, जो कि गलत हो जाएगा पूरा। इसलिए log x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बना करके मारना है। log x का इंटीग्रेशन क्या होता है याद भी करवा दिए थे तुम लोगों को। जैसे यहाँ पे cos x है, अब cos x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, ऑप्शन में है -sin x, दूसरा ऑप्शन है sin x। तो क्या मारेगा, जो बच्चा बेवकूफ़ है वो खुश होकर के मार देगा -cos x का डिफ्रेंशिएशन। cos x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो होता है -sin x, और वो खुश होगा और सीधा मार देगा बस डायरेक्ट -sin x, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है इंटीग्रेशन, जो कि sin x होगा। तो इन सब चीज़ों को तो एग्ज़ाम में एकदम ध्यान रखना, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं ध्यान रखेंगे अगर तो गड़बड़ाएगा सिस्टम बिल्कुल। तो बिल्कुल जब भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन पूछ रहा है। इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि गलत हो जाए क्वेश्चन। और क्योंकि 50 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो 50 ही क्वेश्चन तो लिखा नहीं रहेगा, ज़्यादा लिखा रहेगा। तो आसान आसान क्वेश्चन को खोज करके बनाना है बिल्कुल। जो टॉपिक आसान है, आसान लगता हो, उसी से बनाना है, वो तुमको बहुत ही बेहतर अच्छा मार्क्स दिला देगा। ठीक है, इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि जैसे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है 10, इसमें हम फंक्शन के बारे में भी बात करेंगे अच्छे से, और फिर नीचे लिखा हुआ है वेक्टर के कुछ क्वेश्चन, उनमें भी जाएंगे हम। तो फंक्शन से बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसी को यहाँ पे लिख करके हम लाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 सेट दिया हुआ है, ए में 3 एलिमेंट ABC, और बी सेट दिया हुआ है, उनमें भी 3 एलिमेंट है, उसमें भी 1 2 3, और फिर ए से बी का एक फंक्शन f है, वो भी दिया हुआ है कि a,1 b,2 c,2। ठीक है, मतलब ए पे 1 मिल रहा है, बी पे 2 और सी पे भी 2 मिल रहा है, ये लिखा हुआ है। तो f कैसा फंक्शन है,
एंड f इज 1 1 ऑन टू 1 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू मैनी 1 इंटू, कौन सा होगा? तो इसको बनाने के लिए टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड फंक्शन है। ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है। ए में जो दिया हुआ है वो रख लो ABC, और फिर बी में जो दिया हुआ है उसको भी रख लो आराम से, और देख लो कि कैसा फिर कैसे कैसे कनेक्ट होता है। उसको हम कैसे देखेंगे, ये देख लो बी में 1 2 3। अब कनेक्शन देखो, ए पे 1 मिल रहा है, ए को 1 से कनेक्ट करो, और फिर बी पे 2 मिल रहा है तो बी को 2 से कनेक्ट करो, और फिर सी पे 3 मिल रहा है तो सी पे 2 मिल रहा है तो सी को भी 2 से कनेक्ट करो। तो यहाँ पे ये कनेक्शन दिख रहा है। अब ये कनेक्शन में क्या दिख रहा है कि दो फंक्शन पे, दो इनपुट पे एक आउटपुट मिला, बी पे भी और सी पे भी, दोनों पे 2 मिला। तो ये तो मैनी 1 फंक्शन है, तो 1 1 वाला गया, बच गया 2 को मैनी 1 वाला। अब मैनी 1 में भी दो चीज़ लिखा हुआ है, एक पे लिखा हुआ है इनटू, एक पे लिखा हुआ ऑन टू। तो इनटू ऑन टू क्या होता है ये देख लो। इनटू ऑन टू कैसे देखते हैं ये मालूम है हमको। इनटू क्या होता है और ऑन टू क्या होता है? ऑन टू का मतलब ये होता है कि जो दूसरा वाला सेट है बी, उसका सारा एलिमेंट कनेक्शन में होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पे 1 और 2 ही कनेक्टेड है, 3 तो कनेक्टेड है नहीं, 3 ऐसे ही रह गया है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 3 बच गया, इसलिए ये इनटू फंक्शन है। अगर 3 भी कनेक्टेड होता तो ऑन टू होता, इसलिए मैनी 1 और इनटू हो जाएगा ये। ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर दिए C, 3 कर देते हैं, तो C, 3 मतलब C पे 3 मिल रहा है। तो यानी कि अगर A में जो सेट दिया हुआ है ABC, A पे 1 मिल रहा है, B पे 2 मिल रहा है, फिर C पे 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? यहाँ पे दिख रहा है कि 1 to 1 कनेक्शन है, 1 से 1 कनेक्शन। तो ये फंक्शन मैनी 1 नहीं होकर के 1 1 हो जाएगा। ये हो गया 1 1। अब उसके बाद यही इसी क्वेश्चन में जो चेंज हो गया तो क्या हो सकता है, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है हमको। बाकी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से आएगा फंक्शन, आएगा क्वेश्चन। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया, और इसके जो जितने भी एलिमेंट हैं दूसरे सेट में सबका कनेक्शन है। ये 1 2 3 जो भी है सबका कनेक्शन है कि नहीं इधर वाले सेट से, तो ये ऑन टू हो गया, यानी कि ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में चेंज कर देने के बाद आंसर भी चेंज हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, और टाइप्स ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एकदम 100%। सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, इसलिए एकदम समझ के करना है, या तो 1 1 या मैनी 1। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन इन्वर्स निकालने के लिए थर्ड क्वेश्चन में कंपोजिट फंक्शन। 3 टाइप के ही आएंगे बोर्ड में, एक तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, दूसरा इन्वर्स फंक्शन, और तीसरा कंपोजिट फंक्शन। इस तीनों से तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि f फ्रॉम रियल टू रियल। ठीक है, एक फंक्शन है जो रियल टू रियल कनेक्शन से बनता है। ठीक, इसका मतलब होता है कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, रियल से रियल का फंक्शन है। ठीक है, और वो फंक्शन डिफाइंड है इस फॉर्मूले से, f(x = 3x - 4। ठीक, एंड उसके बाद पूछ रहा है कि इसका इन्वर्स निकालिए, f इन्वर्स x। इफ़ f फ्रॉम रियल टू रियल सच दैट f(x = 3x - 4 देन फाइंड f इन्वर्स x। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर इन्वर्स निकालने के लिए पूछ लिया जाए हमसे, तो हर क्वेश्चन में हम यही करेंगे जो अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं। f इन्वर्स x निकालने का यही मेथड हमको हमेशा अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन के लिए है, और इन्वर्स निकालने के लिए पूछा जाएगा तो यही करेंगे। जैसे दिया हुआ है f(x = दिया हुआ है 3x - 4। अब 3x - 4 दिया हुआ है, तो इस f(x) को हम लोग मान लेंगे y, क्योंकि y = f(x). तो f(x) की जगह पे y दे दो, y = 3x - 4। क्वेश्चन में y दिया हुआ है, अब हमको x निकालना है इन टर्म ऑफ y। यहाँ पे y दिया हुआ है x के टर्म में, y इज 3x - 4। बस इसको सॉल्व करके x निकाल लो, तो 3x = क्या लिख देंगे, y + 4। ठीक है, फिर यहाँ से x = क्या हो जाएगा, y + 4/3। ठीक है, अब यही जो x है, ये x किसके टर्म में लिखा हुआ है, y के टर्म में लिखा हुआ है। तो
एक्स को लिख दो जी ऑफ वाई, क्योंकि एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू वाई के टर्म में लिखा हुआ है इसलिए। तो जी वाई इज इक्वल टू हो गया वाई प्लस 4/3। तो यही है इसका इन्वर्स। अगर ये ऑप्शन में लिखा रहेगा तो यही हो जाएगा इन्वर्स, लेकिन आंसर में एक्स के टर्म में रहेगा तो वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो। जी ऑफ वाई है तो जी ऑफ एक्स, जहाँ वाई है वहाँ एक्स रख दो। तो ये जो जी एक्स निकला यही हो गया इन्वर्स एफ एक्स का। ठीक है, अब इसी जी एक्स को हम लोग एफ इन्वर्स एक्स बोल सकते हैं। ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। एफ एक्स जो है वो जी एक्स का इन्वर्स और जी एक्स एफ एक्स का इन्वर्स। तो निकालना यही है, एफ एक्स को वाई मान लो, वाई इक्वल टू लिख लो, फिर सामने जी एक्स निकल गया। ये हो गया जी एक्स, इसी को हम लोग एफ इन्वर्स एक्स बोल देंगे। एफ इन्वर्स एक्स निकल गया एक्स प्लस 4/3। तो हर इन्वर्स के क्वेश्चन में हम लोग यही करेंगे। जैसे मान लो एक कोई भी एफ एक्स इक्वल टू लिख लो, जैसे 2x लिख लो और इसका इन्वर्स निकालना है। ठीक है, एफ इन्वर्स एक्स। तो कैसे निकालेंगे, इस एफ एक्स को फिर क्या ले लोगे y, तो y इज इक्वल टू 2x, फिर x निकाल लो, बस हो गया y/2। और इसी x को लिख दो जी वाई इज इक्वल टू y/2 और फिर y को x लिख दो x/2। तो यही जो जी एक्स है यही एफ इनवर्स एक्स हो गया। तो एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या निकल गया, x/2, यानी कि 2x का इन्वर्स, ये इन्वर्स फंक्शन कौन हो गया, x/2। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने का यही मेथड है। एफ एक्स दिया रहेगा, एफ एक्स को y ले लो और y इज इक्वल टू एक्स का टर्म को सॉल्व करके x निकाल लो, वो हो जाएगा इन्वर्स। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब ये तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन में कंपोजिट फंक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। कंपोजिट फंक्शन मतलब एक से अधिक फंक्शन दिया रहेगा और उसको मिला करके एक फंक्शन बनाना रहता है। जैसे एफ एक्स दिया हुआ है, फिर जी एक्स दिया हुआ है 2x + 3, तो जी ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो जी ऑफ एफ एक्स कैसे निकालेंगे, अब यहाँ एफ ऑफ जी एक्स भी पूछा जा सकता है, तो सब एक ही बार में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी ऑफ एफ एक्स पूछ रहा है, यानी कि जी वाला फंक्शन पूछ रहा है, जी शुरू में है, इसलिए हम लोग जी एक्स को ध्यान में रख के बनाएंगे। जी ऑफ एफ एक्स यानी जी फंक्शन में एफ एक्स गया, तो ध्यान दो यहाँ पे गिवन क्या है, जी एक्स क्या दिया हुआ है, क्योंकि जी वाला निकालना है इसलिए जी एक्स को लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x + 3। ठीक, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी में एफ एक्स जाएगा, तो एक्स को रिप्लेस कर दो एफ एक्स से, क्योंकि वहाँ एफ एक्स होना चाहिए। तो पुट एक्स इक्वल टू एफ एक्स, दोनों तरफ पुट कर दो, एक्स की जगह एफ एक्स, इधर भी पुट कर दो, तो 2 ऑफ एफ एक्स हो जाएगा एक्स की जगह +3, और जो एफ एक्स दिया हुआ है उस एफ एक्स को यहाँ आके पुट कर दो, एफ एक्स की जगह x² -1 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर लो, 2x² -2 और फिर +3, तो ये हो गया 2x² +1, ये निकल गया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अब आराम से जी ऑफ एफ एक्स निकल गया। जब जी ऑफ एफ एक्स निकल गया तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी बात है, जो भी बात है, सब तुमको क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि फंक्शन से पूछेगा ही। कंपोजिट फंक्शन सब्जेक्टिव में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो जब जी ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए बोला गया तो जी से शुरू करके बना दिए। अब यहाँ क्या ध्यान देने योग्य बात है कि जी ऑफ एफ एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, GOF, गॉफ बोल सकते हैं, या इसी को क्या बोल सकते हैं, GOFX, ये भी जी ऑफ एफ एक्स ही है। ये नोटेशन है, ये ध्यान देना, ये तीनों में से कुछ भी लिखा रहे तो हम लोग एक ही चीज़ समझेंगे। उसके बाद एफ ऑफ जी एक्स अगर पूछ लिया जाए, जी ऑफ एफ एक्स की जगह पे यही पूछ लिया जाए, या दोनों पूछ सकता है। तो एफ ऑफ जी एक्स पूछ रहा है तो एफ एक्स वाला फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, x² -1, इसमें दोनों तरफ x की जगह जी एक्स रख दो ताकि हमको f में जी एक्स चला जाए। तो एफ जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा x की जगह जी एक्स का स्क्वायर -1, तो इस जी एक्स की जगह जी एक्स रख दो जाके, तो 2x + 3 स्क्वायर -1, तो ये निकल गया एफ ऑफ जी एक्स। यानी कि हमको याद नहीं करना है, हमको समझ लेना है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, उसमें से ये सारी बात निकल करके आ रही है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें 3-4 क्वेश्चन छिपा हुआ है, इसको ध्यान से देखना है पूरे को। ठीक है, तो या तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, या इन्वर्स, या फिर कंपोजिट फंक्शन, फिर इसी से क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ये 4, 5, 6, 4, 5, 6,
ये भी टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लो तो फंक्शन से क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। इनको अगर समझ लो, इसीलिए ये लास्ट टाइम में लाया जा रहा है, क्योंकि एक बार फटाफट रिवीजन हो जाए, ठीक है। और बिल्कुल शेयर कर देना दोस्तों के साथ, क्योंकि जो भी देखेगा उससे बनेगा ही क्वेश्चन, उसको फ़ायदा होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ फ्रॉम रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और टाइप्स ऑफ फंक्शन पूछ रहा है कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू, और सी और डी में लिखा हुआ है मैनी 1 इंटू मैनी 1 ऑन टू। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ फ्रॉम रियल टू रियल लिखा हुआ है। तो एफ फ्रॉम रियल टू रियल का मतलब हुआ जो दो सेट है, एक सेट में सारा रियल नंबर रखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे सेट में भी सारा रियल नंबर रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच जो कनेक्शन होगा वही हम लोगों का फंक्शन बनाएगा। तो पहला में मान लेते हैं कि बहुत सारा रियल नंबर रखा हुआ है, ठीक है, ढेर सारा क्या, सारा रियल नंबर रखा हुआ है, माइनस इन्फिनिट, सब लिख नहीं सकते इसलिए थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ लिख करके समझा रहे हैं। उसके बाद जा कर के दूसरा भी रियल नंबर का सेट है, उसमें भी सारा रियल नंबर माइनस से प्लस कुछ भी लिख लो, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब, ठीक है। और ये जो कनेक्शन होगा इनके बीच में वो स्क्वायर वाले फॉर्मूले के तहत होगा, क्योंकि फॉर्मूला दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें इधर वाले का स्क्वायर कर कर करके कनेक्ट करना है हमको। जैसे अब मान लो माइनस में 3 है तो वो 9 से कनेक्ट होगा, ठीक है, -2 4 से कनेक्ट होगा, -1 1 से कनेक्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पे अब ज़्यादा नंबर नहीं, समझाने के लिए हम थोड़ा सा कम नंबर फिर से लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो तो -1 ले लिए, 0 1 2 3, फिर इधर भी ले लेते हैं -1 0 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, या फिर जो भी ले लो तुम, ठीक। अब -1 इधर देखो, -1 किस से कनेक्ट होगा, अपने स्क्वायर से, तो 1 से कनेक्ट हो गया, फिर 0 0 से कनेक्ट हो गया, फिर 1 1 से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ क्या दिख रहा है इसमें कि -1 भी 1 से कनेक्ट हुआ और 1 भी 1 से कनेक्ट हुआ, ठीक है। दोनों -1 और 1 एक ही नंबर से जाके कनेक्ट हो गया, तो इसलिए ये मैनी 1 हो गया, ठीक। मैनी 1 के बाद अब इंटू ऑन टू भी चेक करना है, तो क्या देखना पड़ेगा कि इधर का सारा कनेक्टेड हो रहा है क्या इस साइड से, अगर चूक गया तो इंटू होगा। तो जैसे ऊपर में -1 है तो तुम सोचो कि -1 किसका स्क्वायर होता है, किसी का भी स्क्वायर -1 होगा क्या, यानी कि ये -1 किसी से कनेक्ट ही नहीं होगा। तो जितना भी नेगेटिव होगा सब खाली ही रह जाएगा, वो कनेक्ट ही नहीं होगा, इसलिए ये इंटू फंक्शन है। और मैनी 1 तो समझ में आ ही गया था, तो मैनी 1 एंड इंटू हो गया ये, ठीक है। तो ये 4 नंबर भी हो गया। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा नंबर सी, मैनी 1 एंड इंटू। ये जो 4 नंबर है वो क्या हो गया, मैनी 1 एंड इंटू फंक्शन, क्योंकि इधर रियल टू रियल ध्यान देना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। रियल टू रियल में ये आया मैनी 1 एंड इंटू, अगर दूसरा हो जाएगा इसी तरीके से सोच सोच के बनाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये 5 और 6 जो है 5 एंड 6 दोनों एक जैसा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, अलग है थोड़ा सा। 5 नंबर में है एफ फ्रॉम रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू 2x, ठीक है। ये 5 नंबर में है एफ फ्रॉम रियल टू रियल एफ एक्स इक्वल टू 2x, टाइप्स ऑफ फंक्शन तुमसे पूछा जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, अब 1 और 2 ये दोनों सेट है। अब पहले सेट में रियल नंबर है, मान लेते हैं -1 0 1 2, और इसमें है -1 0 1 2 3 4। -1 किस से कनेक्ट होगा, तो -1 -1 का डबल से कनेक्ट होगा, तो -1 जो होगा वो -2 से कनेक्ट होगा। तो इस साइड पे -2 भी है ही, रियल नंबर है सारा, तो -1 -2 से, फिर 0 का डबल 0, फिर 1 का डबल 2, और फिर 2 का डबल 4 हो गया।
अब यहाँ क्या ध्यान देना है कि एक का एक से ही कनेक्शन हो रहा है, ठीक, दो से कनेक्शन नहीं हो रहा, इसलिए ये 1 1 है, आराम से दिख रहा है हमको। अब ये चीज़ उसमें इधर वाले बॉक्स में जो जो चीज़ है, ठीक है, जो भी है सारा रियल नंबर रखा हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि ये इतना ही रियल नंबर है, इधर भी सारा रियल नंबर है। इधर का जो कनेक्शन देखना है हमको, तो जैसे ये -1 है तो किसी न किसी का तो डबल है ही, क्योंकि इसमें ऑल रियल नंबर है, तो पॉइंट वाला भी है, नेगेटिव पॉजिटिव सारा है। तो -1 किसका डबल है? -12 का, जो कि इसमें है ही, वो भी रियल नंबर है, तो होगा ही कनेक्शन। जैसे 1 है तो 1 किसका डबल है? हाफ का, तो हाफ भी उसमें है ही, इसलिए 1 भी कनेक्शन होगा। यानी कि इधर जो भी है नंबर दूसरे वाले सेट में, किसी न किसी का तो डबल ही होगा, इसलिए वो कनेक्ट तो होगा ही होगा, इसलिए ये ऑन टू हो गया। यानी कि 5 नंबर में आंसर हो जाएगा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मतलब हर एलिमेंट कनेक्टेड होगा, इसलिए 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन में क्या है ये ध्यान देना, इसमें रियल टू रियल था, fx इक्वल टू 2x, तो 1 1 एंड ऑन टू हुआ। अब ये ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, वही क्वेश्चन है, इसमें f फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल लिखा हुआ है। तो नेचुरल टू नेचुरल अगर आ गया तो क्या हो जाएगा आंसर में चेंज? ये ध्यान देने योग्य बात है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे देना है कि नेचुरल टू नेचुरल है। ऐसे ही बॉक्स बना के ऑब्जेक्टिव तुमसे बन जाएगा, ठीक है। अब नेचुरल टू नेचुरल, तो पहला बॉक्स में नेचुरल नंबर, दूसरा बॉक्स में भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 सब गिनती वाला नंबर। दूसरे में भी 1 2 3 4 जितना है सब काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर सब रख देंगे। अब fx इक्वल टू 2x के अंतर्गत है कनेक्शन, तो 1 का कनेक्शन हो जाएगा उसके डबल से, 2 से हो गया, फिर 2 हो जाएगा 4 से, उसके बाद 3 हो जाएगा 6 से, इस टाइप से 4 हो जाएगा 8 से, 5 हो जाएगा 10 से, कनेक्शन हो गया। तो एक से एक का कनेक्शन होगा, ये तो दिख रहा है, देख, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में है, जैसे लिखा हुआ है 1 और 3 है, तो 3 किससे कनेक्ट होगा? तो कोई नेचुरल नंबर है क्या जिसका डबल 3 होगा? क्योंकि इधर तो नेचुरल नंबर ही रखा हुआ है। 3 किसका डबल है? हाफ का। 5 किसका डबल है? 2.5 का, जो इसमें नहीं है। इसलिए ये 3 5 1 जितना भी ऑड नंबर है सब इधर बिना कनेक्शन का ही रह जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर किसका डबल होता है? उसके आधे का, जो दशमलव में आएगा, उधर है ही नहीं, इसलिए ये इनटू हुआ, तो 1 1 एंड इनटू हो जाएगा ये। तो ध्यान देना है, ये जो 2x है लीनियर फंक्शन, रियल टू रियल में ऑन टू था, 1 1 ऑन टू था, लेकिन नेचुरल टू नेचुरल में 1 1 एंड इनटू हो गया। ये बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है, एकदम ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन आना ही आना है, और उस समय बहुत काम देगा ये, ठीक। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा ये सब क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट है, ठीक। सभी लोगों को बोल देना है देखने के लिए इसको एक बार जाने से पहले, बिल्कुल। अब देखो ये वेक्टर के क्वेश्चन है, वेक्टर से भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव भी आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा ही आएगा। तो वेक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आसान है बिल्कुल, ये चीज़ ध्यान देना कि बिल्कुल आसान है। जैसे सबसे पहले वेक्टर समझाते हैं थोड़ा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन नहीं मिलता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? ए डॉट बी, तो ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। मतलब अगर ए वेक्टर है बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल अगर थीटा है, तो ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है, क्या क्या बात डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ध्यान रखना है। तो अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर है ए और बी, तो ए डॉट बी, बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो ए डॉट बी क्या होता है? इनके बीच अगर ए डॉट बी देखें तो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। और अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोला जाता है। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर
का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, या अगर दो डॉट वेक्टर का डॉट जीरो है तो ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। दोनों तरीके से ध्यान रखना है हमको। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या। ए डॉट बी इक्वल टू क्या, जीरो होगा। तो ध्यान रखना है, अगर ए डॉट बी जीरो तो ए और बी ऑर्थोगोनल होता है, या फिर अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है तो ए डॉट बी जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट में देखो क्या क्या याद रखना है। आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, के डॉट के भी वन होता है, मतलब सेम सेम का डॉट वन होता है। ध्यान रखना है, डॉट क्रॉस में भी उल्टा हो जाता है, पूछेगा क्रॉस बना देना डॉट खुश होकर के। अब डिफरेंट डिफरेंट का डॉट जीरो होता है क्योंकि बीच में 90 एंगल हो जाएगा। आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो। तो ये सब पूछता ही है बिहार बोर्ड में, तो ध्यान रखना है इन सब को आराम से एकदम। जो जो चीज़ डॉट प्रोडक्ट में है वो देख लो। जैसे मान लो दो वेक्टर है, ए वेक्टर है तुमको आई प्लस 2j प्लस 3k, और जे दूसरा बी वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k लिखा हुआ है। ए डॉट बी क्या होगा, तो ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करना है हमें, ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करना है, तो सामने सामने डॉट कर देना है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट में तो डॉट होता ही नहीं है। आई वाला आई से ही डॉट होगा, जे वाला जे से, के वाला के से। इसलिए आई वाले को आई से करो तो आई का कोफिशिएंट वहाँ वन, यहाँ है तुमको टू, तो 1 इंटू टू, फिर इधर 2 माइनस वन तो 2 इंटू माइनस वन, फिर यहाँ पे 3 इंटू फोर तो 3 इंटू फोर। अब इनको जोड़ दो तो 2 माइनस टू कट गया, और 3 इंटू फोर 12। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बिल्कुल ही आसान है, सामने सामने कर देना है, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट। कोई दिक्कत वाला बात है नहीं डॉट प्रोडक्ट में। तो डॉट प्रोडक्ट भी उम्मीद करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है कि इफ़ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी, तो इसका आंसर तो जीरो होगा, ये 8 नंबर। तो ये सब क्वेश्चन आता है अगर, तो गलती नहीं होना चाहिए कि ए परपेंडिकुलर बी के है तो ए डॉट बी जीरो होगा, बिल्कुल ही आसान है। अब थोड़ा सा अगर आगे की ओर हम देखें, ठीक है, तो उसमें भी क्या देख सकते हैं हम आराम से। इजी वे में अगर देखेंगे तो बिल्कुल ही धीरे धीरे सब कुछ बन जाता है, कोई टेंशन वेंशन वाला बात है नहीं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में हम लोग जान सकते हैं सब चीज़ को, कोई टेंशन वाला बात है नहीं इसमें, एकदम रिलैक्स होकर के अगर बनाएंगे तो। अब वेक्टर तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लो कि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक बात अगर हम करें तो क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्शन देखा जाता है। ठीक है, जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा और एन कैप, एन कैप डायरेक्शन को शो करता है, यूनिट वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा और यूनिट वेक्टर। तो इसमें क्या क्या बात ध्यान देना है, तो सेम सेम में क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, क्योंकि बीच का एंगल तो 0 डिग्री और साइन थीटा है, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के भी जीरो ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट को समझना है तो कैसे बनाना है, एक सर्कल बना लेंगे, उसमें एंटी क्लॉकवाइज में आई जे के लिख लो। अब आई क्रॉस जे है तो आगे वाला जो बच जाता है वो के हो जाएगा, आई क्रॉस जे आगे वाला के, ये रिजल्ट हो जाएगा। जे क्रॉस के तो आगे जो है आई वो हो जाएगा आंसर, ये जे क्रॉस के हो गया। उसके बाद के क्रॉस आई तो के और आई के आगे जो जे बच जा रहा है वो हो जाएगा। सिर्फ हमको ऑर्डर फॉलो करना है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए, उल्टा हो तो माइनस में आ जाएगा। जैसे जे क्रॉस आई क्रॉस के, आई से के जा रहे हैं उल्टा, तो आगे वाला होगा लेकिन माइनस में होगा, माइनस जे हो गया वो। इसी तरीके से अगर कोई भी, जैसे जे क्रॉस आई लेना है तो जे से आई हम लोग उल्टा जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आगे वाला माइनस के, जे क्रॉस आई। तो क्लॉकवाइज में माइनस और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस होता है। तो ये चीज़ ध्यान देना है हमें, बिल्कुल आराम से फ़ोटो बना लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, ध्यान देना है इनको। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो
ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, जैसे पूछ ले हमसे ऑप्शन में, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा। पहला ऑप्शन है बी क्रॉस ए, दूसरा ऑप्शन है माइनस में बी क्रॉस ए, तीसरा ऑप्शन है ए डॉट बी, और चौथा ऑप्शन है नन। इनमें से कौन सा होगा? अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो ए क्रॉस बी किसके बराबर है? तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता नहीं है आराम से, लेकिन ए क्रॉस बी जो है वो माइनस में बी क्रॉस ए के बराबर होता है, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है। तो यानी कि ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। आई क्रॉस जे के हो गया, तो अगर जे क्रॉस के करेंगे तो माइनस के होगा, उल्टा करने से माइनस लग जाता है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक, ये ध्यान रखना है। लेकिन ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालने बोल दिया जाए, ठीक, जैसे दो वेक्टर अगर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और बी दिया हुआ है कोई भी वेक्टर i प्लस 2j। अब ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? तो सीधा डिटर्मिनेंट मेथड, सबसे पहले डिटर्मिनेंट बनाओ, i j k लिख दो, उसके बाद i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट, फिर i का कोफिशिएंट, j का, k है नहीं, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए आराम से। तो i वाला कॉलम हटा दो, तो 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 2 8, फिर माइनस जे वाला कॉलम हटा दो, ठीक, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1, फिर उसके बाद के वाला कॉलम हटा दो, 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 1 3, ये हो गया माइनस 8i, फिर हो गया माइनस माइनस प्लस 4j, और फिर हो जाएगा प्लस के। तो ये ए क्रॉस बी निकालने के लिए सिंपल सा मेथड है, यही अप्लाई करेंगे हम लोग जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो अब इसमें अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेगा कि ए और बी दो बट साइड है वेक्टर के रूप में, तो यही ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का आधा कर लेंगे। पैरेललोग्राम पूछेगा तो फिर आधा नहीं करेंगे, ये सब ध्यान रखना है हमको, बिल्कुल, इससे आता है क्वेश्चन। अब आ गया तुमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो वेक्टर का मतलब इससे आता ही है क्वेश्चन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। जैसे ये क्वेश्चन है सामने, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? तो जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो दो वेक्टर का क्रॉस तीसरे से डॉट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है बी क्रॉस सी डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी, तो इसी को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं। बॉक्स में लिख दो ए बी सी, यानी कि इनमें से किसी दो का क्रॉस और तीसरे से डॉट, तो वही होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें जो बात ध्यान देना है वो ये है कि ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट से जो पूछा जाता है क्वेश्चन, जैसे मान लो दो को सेम कर देता है ए और ए, तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है। तीनों सेम कर दो ए बॉक्स प्रोडक्ट, तो 0 होता है। ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि अगर तीन को सेम रहे या दो सेम, जैसे एक्स एक्स वाई लिखा हुआ है 7 नंबर में, तो क्या हो जाएगा आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, उसमें कुछ टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल आसान होता है, नहीं पढ़ के जाने पे छूट ही जाता है, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अब एक्स वाई जेड है या ए बी सी है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिख लो ए बी सी। अब बॉक्स में ए बी सी है तो ए से शुरू करो तो ए बी सी, चाहे बी से शुरू करो तो एंटी क्लॉकवाइज में है बी सी ए, सब बराबर होता है, खाली एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। ए से शुरू करो, चाहे बी से शुरू करो, चाहे सी से। जैसे ये अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर, उसमें एक्स वाई जेड लिखा हुआ, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, अब उसके बाद एक्स वाई जेड बॉक्स में लिखा हुआ है, एक्स से शुरू हुआ है, पूछ रहा है कि किसके बराबर है इनमें से, ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो जेड से शुरू करके वाई एक्स लिखा हुआ है, तो जेड और फिर वाई और फिर एक्स, तो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है शुरू में एंटी क्लॉकवाइज, और जेड वाई एक्स तो क्लॉकवाइज हो गया, तो ये नहीं होगा बराबर में। फिर बी देखो जेड एक्स वाई है, तो जेड एक्स और वाई, ठीक है,
तो हो गया जेड एक्स वाई, तो जेड से शुरू करके एक्स वाई, ठीक। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में ही है, तो इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। तो ध्यान देना है इस चीज़ को, एंटी क्लॉकवाइज में कहीं से शुरू करे वो बराबर ही होता है। एक्स से शुरू करे तो एक्स वाई जेड बढ़िया है, वाई से शुरू करेंगे तो फिर उसके बाद वाई जेड एक्स हो जाएगा, वो भी बराबर होगा वाई जेड एक्स। और फिर कोई जेड से शुरू करे तो जेड एक्स वाई होगा, वो भी बराबर होगा जेड एक्स वाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बराबर ही होता है सारा। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से आते हैं क्वेश्चन, इसमें एकदम समझ लो कि आएगा तो बनेगा ही बनेगा। अब जैसे ये 10 नंबर है, आसान है बिल्कुल, पूछ रहा है, ठीक है। जैसे ये 9 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी, आई डॉट जे क्रॉस के, तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से भी बन जाएगा डायरेक्ट, या जे क्रॉस आई लिख लो, जे क्रॉस आई के, जे क्रॉस के है, जे क्रॉस के कैसे निकालते हैं, तो आई जे और के सर्कल में, जे क्रॉस के है तो अगला वाला एंटी क्लॉकवाइज में है ही, तो अगला वाला आई, तो आई हो जाएगा ये, तो आई डॉट आई, तो आई डॉट आई हो जाएगा 1, तो एकदम सिंपल हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1, 9 नंबर का। अब जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन कैप का स्क्वायर, यानी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर। तो स्क्वायर वेक्टर हो रहा है मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही स्क्वायर होगा, सडनली डायरेक्शन का स्क्वायर हो जाता है। तो यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड इसका 1 ही होता है, यूनिट वेक्टर है तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक। तो एन कैप का स्क्वायर अगर कहीं सामने दिख गया तो डरना नहीं है, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सब समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और इसको अच्छे से एक बार फिर से बना लेना है, एग्ज़ाम के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाओगे बढ़िया से। अगला वाला भी लाते हैं, ठीक है। बाकी जो देखना तो देख के कमेंट कर देना एक, और जितने भी दोस्त हैं सबको बोल देना कि एक बार देख लें इसको, क्योंकि इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होकर क्वेश्चन बना लोगे वहाँ पे, ठीक है। दिक्कत विक्कत नहीं होने वाला है इसमें, एकदम आराम से। ये फंक्शन भी इसी से आएगा जो आज बताए हैं, वेक्टर भी आएगा यहीं से जो अभी बता रहे हैं, इसलिए इसको ज़रूर देख